माय चैनल लर्न विद केशा। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 24 के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10 से रिलेटेड है और जो आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कृषि के बारे में बात किया था और इसमें उसी से थोड़ा हम फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी भारत में अखाद्य फसलों के बारे में। अगर हम अखाद्य फसलों की बात करते हैं तो अखाद्य फसलें वो फसलें होती हैं जो खाने योग्य नहीं होती हैं, जिनका उत्पादन या फिर जिनको व्यापार हेतु बोया जाता है, जिनको नकदी फसल भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखा है इसमें रबड़, कपास और जूट। सभी स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको कुछ फसलों के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, यानी कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कौन कौन से उत्पादक राज्य है जहाँ पर इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और भारत का इसके उत्पादन में कौन सा स्थान है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को रबड़ के बारे में बताया गया है, जिसे हम एक अखाद्य फसल या फिर कैश क्रॉप या नकदी फसल भी कहते हैं। और रबड़ का उत्पादन करने के लिए जिस क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना जरूरी है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है उन क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन या रबड़ को बोया जाता है। इसके बाद वहाँ पे उच्च तापमान का होना जरूरी है, जो जलवायु है उसमें नमी का होना जरूरी है इसका उत्पादन करने के लिए या इसको बोने के लिए। नेक्स्ट है इसमें उत्पादक राज्य के बारे में हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्र में बोया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का पूरे विश्व में 5वां स्थान है रबड़ का उत्पादन करने में या फिर रबड़ को बोने में। इसके नेक्स्ट है आपका कपास। अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास का उत्पादन करने के लिए जो ब्लैक सॉइल है या काली मृदा है उसे काफी ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, इसलिए काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं या फिर कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगर हम जलवायु की बात करते हैं या हम परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में कपास का उत्पादन किया जाता है, तो इसके लिए हल्की बारिश का होना और पाला रहित दिन का होना आवश्यक होता है और हल्की हल्की धूप का होना आवश्यक होता है, ताकि खिली खिली जो धूप होती है ताकि इसका उत्पादन किया जाए। अगर हम उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, इन क्षेत्रों में कपास का उत्पादन जो है वो काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है। भारत की बात करते हैं तो भारत जो है पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है कपास का उत्पादन करने में। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कपास का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है तो कपास का जो हमें साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता से हमें सबसे पहले कपास के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट है आपका जूट। अगर हम जूट की बात करते हैं तो जूट के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में हम जूट की खेती आम देखने को मिलती है या फिर काफी बड़ी मात्रा में जूट की जो फसल है उसको बोया जाता है। अगर इसके उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ी मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। और जूट को आप देखेंगे इसे एक सुनहरी फसल भी कहा जाता है, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है और भारत जूट का उत्पादन करने में नंबर 1 स्थान पर आता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपको इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि जूट की जो डिमांड है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जूट का जो स्थान है वो अब नायलॉन ने ले लिया है। क्यों? क्योंकि जूट काफी ज्यादा महंगी होती है, इसके उत्पादन में काफी ज्यादा कॉस्ट प्राइस ज्यादा आता है, जिसकी वजह से ये काफी महंगी होती है और लोग जो है उसे खरीद नहीं पाते। इसलिए इसके स्थान पर जो कृत्रिम रेशा है यानी जो आर्टिफिशियल रेशा है नायलॉन, उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से डे बाय डे जो जूट है उसकी डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट इसमें दे रखा है प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। तो आप देखेंगे कि तत्काल हमें सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सुधार की आवश्यकता पड़ी कि भूमि जो एक संसाधन जिनका हम प्रयोग करते हैं उसमें तकनीकी सुधार किया जाएगा तो उत्पादन क्षमता जो है वो पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग होगा, उन्नत किस्म के तकनीकों के आने की वजह से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की वजह से आप देखोगे कि फसलों का उत्पादन जो है वो बड़ी मात्रा में किया जाएगा। ये और आज के समय में देखेंगे कि जनसंख्या बहुत लगातार तेजी से बढ़ रही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए भी संस्थागत सुधार करना, तकनीकी सुधार करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप लोगों को बॉक्स में कुछ सुधार दिए गए हैं, जिसमें पहला आपको दे रखा है हरित क्रांति।
हरित क्रांति की बात करते हैं, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये आपका फसलों के उत्पादन से संबंधित है, जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन जो है काफी बड़ी मात्रा में हुआ। हरित क्रांति से आप देखेंगे कि फसलों के उत्पादन में सुधार हुआ, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, परंपरागत तकनीकों के स्थान पर या परंपरागत तरीकों के स्थान पर, जहां पहले लोहे के फॉल्स का यूज किया जाता था या फिर परंपरागत तरीके से हंसिया कुदाल का प्रयोग करके खेती करते थे, अब उसका स्थान मशीनों ने ले लिया, जिसकी वजह से गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी ज्यादा हमें वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका श्वेत क्रांति। अगर श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो आप देखेंगे इस समय अगर तकनीकी सुधार की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है आपका जोतों की चकबंदी की गई। जोतों की चकबंदी का मतलब है कि जो छोटे छोटे खेत से उनको मिला करके उनका आकार बड़ा किया गया, और आकार बड़ा करने से क्या होगा कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और पहले की तुलना में उत्पादन और भी ज्यादा होगा। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ये कार्यक्रम शुरू करने के पीछे रीजन ये था कि कृषिगत सुधार किए जाए, किसानों का जो आर्थिक स्थिति है उनको बेहतर बनाने की कोशिश की गई, जिसके लिए फसल बीमा की स्थापना की गई या फसल बीमा की शुरुआत की गई। फसल बीमा की शुरुआत से क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी किसान जिस फसल का उत्पादन कर रहा है या जिस फसल को बो रहा है, उससे अगर उसमें जलवायु के खराब होने की वजह से या मौसम के खराब होने की वजह से, अधिक बारिश हो जाने की वजह से या फिर सूखा हो जाने की वजह से अगर फसल खराब हो जाती है, तो अगर वो इसका इंश्योरेंस करवा लेंगे, बीमा करवा लेंगे, तो बीमा करवाने से उनको एक सिक्योरिटी या एक श्योरिटी मिल जाएगी कि अगर फसल खराब होती है तो उसके बदले में उनको मुआवजा मिल जाएगा। और मुआवजा मिलने से क्या होगा कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा खराब नहीं होगी। देखेंगे इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई और व्यक्ति दुर्घटना बीमा की शुरुआत की गई। और साथ ही साथ आप देखेंगे किसानों को बिचौलिए से बचाने के लिए, उनका शोषण होने से बचाने के लिए सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थक मूल्य जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सरकार जो है वो डायरेक्ट जो है वो किसानों से अब फसल को खरीद सकती थी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ किसानों का पहले की तुलना में अब शोषण कम होने लगा और आर्थिक रूप से उनका विकास हमें देखने को मिलता है इस तकनीकी सुधार की वजह से। इसके बाद आप लोगों को इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिए कि नीचे दो फसल x और y दिया गया है और दी गई जानकारी की मदद से उनकी पहचान करें और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। तो क्या है आपका x एक रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी से बेहतर उगती है। तो काली मिट्टी में बेहतर उगने वाली फसल कौन सी है, कपास। इसे उगने के लिए पाला रही जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत के कौन से राज्य हैं, इसके कुछ मुख्य उत्पादक राज्य के नाम बताने। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वर्कशीट में डिस्कस किया था, ये आपकी कौन सी फसल है, ये है आपकी कपास। और इसके उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं मुख्य, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई एक और रेशेदार फसल है। ये जमीन में नहीं बल्कि कीड़े और कोकुन से प्राप्त होती है, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर लगता है। औरतें इस रेशे से बुनी गई साड़ियां पहनती हैं। तो ये कौन सी फसल है, ये है आपका रेशम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके दो उपयोग बताइए और बाजार में इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है। अगर हम जूट की बात करते हैं तो जूट को सुनहरा रेशम भी कहा जाता है या सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि देखने में ये सुनहरे रंग का होता है और ये काफी चमकदार होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी डिमांड क्यों कम होती जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके उत्पादन में कॉस्ट प्राइस काफी ज्यादा आता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, काफी महंगा होता है और ज्यादा महंगा होने की वजह से हर व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर पाता। और इसीलिए जो व्यक्ति है वो नायलॉन जो कृत्रिम रेशा है उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। इसलिए डे बाय डे आप देखेंगे कि जूट की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरा 1 एकड़ जमीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा सा किसान है। आपको क्या लगता है निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार सुधरी है? पहला आपको ग्रामीण बैंक के बारे में बताया गया है, सेकंड है न्यूनतम निर्धारित मूल्य और थर्ड है आपका फसल बीमा का प्रावधान। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर किशोरा को किसी जमीन के टुकड़े पर खेती करनी है तो सबसे पहले ग्रामीण बैंक का क्या रोल होगा, कि यहाँ पर वो ग्रामीण बैंक से कम दर पे ऋण प्राप्त कर सकता है।
आप देखेंगे कि गांव में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी सहकारी समितियां होती है या ग्रामीण बैंक होते हैं, जिनका मुख्य कार्य किसानों को कम से कम दर पे ऋण प्रदान करना होता है, ताकि किसान जो है आवश्यक खेती से संबंधित जो उपकरण है, जो सामग्री है, उसको खरीद कर अच्छे से खेती करे और खेती करने के पश्चात जो फसल होता है उसके उत्पादन के पश्चात वो इस मूल्य को चुका सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम निर्धारित मूल्य। अगर न्यूनतम निर्धारित मूल्य की बात करते हैं तो ये प्रावधान सरकार के द्वारा इसलिए शुरू किया गया ताकि किसानों का शोषण कम से कम किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि फसलों को सरकार तक पहुंचाने के लिए या सरकार तक बेचने के लिए किसानों को बिचौलिए से होकर गुजरना पड़ता था और ये बिचौलिए जो हैं वो काफी ज्यादा शोषण करते थे किसानों का। लेकिन न्यूनतम निर्धारित मूल्य के आने की वजह से, इस प्रावधान की वजह से आप देखेंगे अब किसान अपनी फसलों को एक न्यूनतम मूल्य पर सरकार को डायरेक्ट बेच देते हैं, जिससे उनका शोषण नहीं होता। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका फसल बीमा का प्रावधान। अगर हम बात करते हैं किशोरा की, किशोरा अगर किसी फसल का उत्पादन कर रहा है, अगर उस फसल से संबंधित वो कोई बीमा करवा लेता है या कोई इंश्योरेंस करवा लेता है तो उसको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि इन फ्यूचर अगर जलवायु खराब होने की वजह से या ज्यादा बारिश हो जाए या सूखा पड़ जाने की वजह से अगर फसल खराब हो जाती है तो यहाँ पर किशोरा का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस करवाने की वजह से जिस बैंक से वो इंश्योरेंस कराएगा वहां से उसे हर्जाना मिल जाएगा, हर्जाने के तौर पे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन तीनों की वजह से, यानी इन 3 सुधारों की वजह से जो किशोरा है उसका आर्थिक रूप से विकास होगा और फसल खराब भी हो जाती है तो इसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, ये थी हमारी वर्कशीट 24, जिसमें हम लोगों ने भारत के अखाद्य फसलों के बारे में बात करी और साथ ही साथ कुछ तकनीकी सुधारों के बारे में बात करी। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।